हीलियम गैस उसने इसलिए रखी क्योंकि उसने यह बात सोची कि भाई जिस हाइट पर यह फिनोमेना हो रहा है वहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस नहीं है, वहां पर हाइड्रोजन, हीलियम जैसी गैसेस है। हाइड्रोजन के साथ में समस्या आती है, हम आगे उन समस्याओं को भी समझेंगे। हीलियम के साथ में समस्या कम है, उसने हीलियम गैस पूरी ट्यूब में भरी और 2 प्लेट अपोजिट पोलैरिटी की और सक्शन पंप लगाया जिससे जो भरी हुई हीलियम गैस है उसको भी सक करके लो प्रेशर करा जाए, प्रेशर कम करा जाए, क्योंकि जिस हाइट पर यह फिनोमेना हो रहा है वहां पर प्रेशर कम है। एंड देन आफ्टर मेकिंग द सेटअप he increased this potential up to 10,000 volt और उसने 10,000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया। एंड दैट लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस he observed the same phenomena, उसने वह फिनोमेना ऑब्जर्व करके उसने वह फिनोमेना डेमोन्स्ट्रेट कर दिया जो आसमान में होता है। इनफैक्ट उसने पूरी ट्यूब को चमकते हुए देखा और देयर वाज अ क्रीकिंग नॉइज फ्रॉम दिस ट्यूब एंड दैट क्रीकिंग नॉइज वाज सिमिलर एज द थंडरस नॉइज ऑफ द क्लाउड। थंडर स्टॉर्म्स के द्वारा, लाइटनिंग के दौरान जिस तरह की आवाज होती है, बिल्कुल उसी तरह की आवाज के साथ में इस ट्यूब के अंदर भी बिल्कुल वैसी ही लाइटनिंग, बिल्कुल वैसी ही चमक, बिल्कुल वैसी ही रोशनी दिखाई दी जैसे कि आसमान में लाइटनिंग के दौरान दिखती है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात उसने दिखाई कि आसमान में बिजली तो कुछ क्षणों के लिए, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए दिखती है, मगर इधर तो उस तरह की रोशनी आप ओवर द टाइम पीरियड, ओवर द टाइम इंटरवल देख सकते हो। आप 2, 5, 7, 8, 10 सेकेंड के लिए, 1 मिनट तक के लिए भी वैसी रोशनी देख सकते हो। आसमान में जब बादल गरजते हैं तो वो गर्जन की आवाज कुछ 1 या 2 सेकेंड के लिए सुनाई देती है, मगर इधर तो वह आवाज कॉन्स्टेंटली सुनाई दे सकती है। आप जब तक इस सेटअप को बनाकर रखोगे तब तक वह आवाज भी सुनाई देती रहेगी और तब तक वह चमक भी दिखाई देती रहेगी। एंड दिस एक्सपेरिमेंट एंड दिस ऑब्जर्वेशन बिकम अ टर्निंग पॉइंट। यह एक्सपेरिमेंट और यह ऑब्जर्वेशन एक टर्निंग पॉइंट बन गया। चारों तरफ जे थॉमसन की चर्चाएं होने लगी। सर जे थॉमसन तब तक उसको जे थॉमसन कहा जाता था, एंड आफ्टर दिस डिस्कवरी एंड ऑल दिस थिंग्स उसके नाम के आगे सर लगा दिया गया। तो जब जे थॉमसन ने डेमोन्स्ट्रेट करा, सबसे पहली बात तो जे थॉमसन ने प्रूव कर दिया कि देखिए बिजली का चमकना, बादल का गरजना वह लेबोरेटरी के अंदर भी करा जा सकता है। और बड़े गर्व के साथ में उसने कहा कि यदि उनने पादरियों को शायद जवाब दिया होगा कि यदि यह ईश्वरी प्रक्रिया तो अब मैं आज से ईश्वर कहलाया, क्योंकि यह काम मैंने भी करके दिखा दिया। बट एनीवे जे थॉमसन सिर्फ यही नहीं रुका, अब उसके सामने एक अगला चैलेंज था। And that challenge was, what exactly we are witnessing in this tube? इस ट्यूब में आखिर exactly हमें दिखाई क्या दे रहा है? क्या है यह चीज? क्यों यह रोशनी दिखाई दे रही है? क्यों यह आवाज सुनाई दे रही है? हम इस ट्यूब के अंदर यह जो रोशनी है, यह जो फिनोमेना में दिख रहा है, इस पर क्यों ना फर्दर स्टडी करें, इसको समझने की कोशिश करें। He started conducting experiment. Now, first of all, the first experiment that he conducted is, उसके गले में उस समय क्रॉस लटक रहा था। भाई, every Christian generally used to wear a cross, a metallic
क्रॉस, जैसे हम लॉकेट कई बार पहनते हैं, बिल्कुल उस तरह का। उसने उसी क्रॉस का सबसे पहले इस्तेमाल करा। व्हाट ही हैड डन इज, उसने उस क्रॉस को निकाला अपने गले से और इस पूरे सेटअप को अनवाइंड करा और इस ट्यूब के ठीक बीच में उसने वह गले में लटकता हुआ क्रॉस को माउंट कर दिया, कुछ इस तरह से। दिस वॉज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट conducted by J.J. Thomson in order to understand the nature of the rays, the properties and the characteristics of the rays in this cathode ray tube. In fact, मैं अभी इसको कैथोड रेस नहीं कहता हूं, अभी तो मैं बोलता हूं something that is being observed in the tube. This used to be circular like this. Now what he had done was he kept cross in the middle of this tube. इस ट्यूब में, जिसमें हमें कुछ लाइटनिंग जैसा फिनोमेना दिख रहा है, और फिर वापस इस सेटअप को बना दिया ऐसा कैसे ही। नाउ व्हाट ही ऑब्जर्व्ड वाज, ही ऑब्जर्व्ड शैडो ऑफ दिस क्रॉस ऑन द एनोड प्लेट। दिस वाज हिज ऑब्जर्वेशन। उसने कैथोड प्लेट के बीच में इस क्रॉस को रखा और उसने इस ट्यूब के ठीक बीच में इस क्रॉस को रखा और ट्यूब के बीच में क्रॉस को रखने पर उसकी शैडो उसने एनोड पर बनी हुई देखी। नाउ व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम दिस? व्हाट वुड J.J. Thomson would have concluded from this experiment? Definitely the conclusion is there must be some rays that must be emitted by this negative plate, cathode plate. Definitely cathode plate must be emitting some rays and those rays are traveling toward anode plate. निश्चित कुछ ऐसा होना चाहिए कि कैथोड रेस जो नेगेटिव प्लेट है इससे कुछ रेस एमिट होना चाहिए जो एनोड की तरफ ट्रेवल कर रही होंगी। एंड व्हेन देयर पाथ इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय दिस क्रॉस वी ऑब्जर्व्ड अ शैडो। हम शैडो कब ऑब्जर्व करते हैं? भाई सामने यदि कोई लाइट सोर्स हो, लाइट सोर्स से रेस आ रही हो, यदि कुछ भी बीच में नहीं होएगा तो सीधी सीधी पूरी रोशनी होगी, मगर बीच में यदि मैं कुछ ऑब्जेक्ट रख दूंगा तो उस ऑब्जेक्ट की शैडो बनने लगेगी। इसका मतलब है सामने कोई लाइट सोर्स है, उस लाइट सोर्स से रेस आ रही है, इधर टकरा रही है और बीच में ऑब्स्टेकल आने पर उसकी शैडो बनने लगी। इधर जब ऑब्स्टेकल रखा तो उसकी शैडो इधर बनना, इसका मतलब सामने से रेस आ रही है। J.J. Thomson concluded that in this tube there are some rays which are being emitted by negative plate called cathode plate, and those rays are traveling toward anode, and when those rays got obstructed by this cross it cast a shadow on anode plate. This was his conclusion from this experiment, and with that conclusion he gave the name to this rays. उसने कहा since the rays in the tube are being emitted by negative plate or cathode plate, hence we should call them cathode rays. That's why he called this rays as cathode rays.
Since these rays are being emitted by cathode plate, the plate having negative potential, the plate having negative polarity is termed as cathode plate, and the plate having positive potential, the plate having positive polarity is termed as anode plate. Since these rays are being emitted by cathode plate, hence let's call them कैथोड रेस। और इस सेटअप को, इस डिवाइस को, इस ट्यूब को ही कॉल्ड इट कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब। इन शॉर्ट वी ऑल्सो कॉल CRT। इस डिवाइस, इस सेटअप को, इस ट्यूब को उसने कैथोड रे ट्यूब नाम दे दिया। लेट मी रिमाइंड यू, आज भी जो, खैर अब आज तो आउटडेट हो गए हैं, पहले जो कंप्यूटर के मॉनिटर होते थे डब्बे नुमा, बॉक्स नुमा, बड़े बड़े, उन सभी कंप्यूटर मॉनिटर के अंदर CRT, कैथोड रे ट्यूब होता था। जो पहले बड़े बड़े टीवी चलते थे ना, डब्बे नुमा, बॉक्स पीछे से बड़ा सा, आगे स्क्रीन, और उन सभी में कैथोड रे ट्यूब CRT होता था। Although now those monitor, those televisions are outdated, अब टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई। नाउ वी हैव गॉट LCD मॉनिटर, LED मॉनिटर, LCD टेलीविजन, LED टेलीविजन, TFT मॉनिटर हो गए। अब कैथोड रे ट्यूब का अब ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, पर फिर भी वी यूज देम इन लॉट ऑफ डिवाइसेस नाउ ऑल्सो। अब सिर्फ यहीं तक अभी सीमित नहीं है, हमको और भी काफी सारी बातें इस कैथोड रेस के बारे में जाननी है, कैथोड रेस के बारे में समझनी है, कैथोड रे ट्यूब के बारे में और भी बातें समझनी है। सबसे पहले ये जो 10,000 वोल्ट था, दिस इज अ ह्यूज पोटेंशियल टू हैंडल, बहुत खतरनाक है। जे थॉमसन के सामने अब सबसे बड़ा चैलेंज था कि ये 10,000 वोल्ट पर हम काम करेंगे तो अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। उसने तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करे और सबसे पहले यह समझने की कोशिश करी कि किस तरह से इस पोटेंशियल को कम करा जा सकता है। The potential at which we could observe this cathode ray in the tube, इसको कम करना। With lot of experiment, he concluded that this potential needed depends on potential needed depends on 4 factors, 4 factors है जिन पर यह पोटेंशियल डिपेंड करता है। The first factor is the separation between the plates, separation between the plates, separation between plates। ये प्लेट के बीच में जितना ज्यादा सेपरेशन होएगा आपको उतना ही ज्यादा पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, और इन दोनों प्लेट के बीच में सेपरेशन जितना कम होगा, इन प्लेट को यदि आप करीब लाते जाओगे, देन दिस रिक्वायर्ड पोटेंशियल वुड डिक्रीज। ये पोटेंशियल कम होता जाएगा, आप इन प्लेट को करीब लाते जाओ, 10,000 से 8,000, 9,000 कम होता जाएगा। ये आप कम पोटेंशियल पर इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हो। द सेकेंड फैक्टर इज the pressure within the tube, इस ट्यूब के अंदर का प्रेशर, प्रेशर इन द ट्यूब। हम यदि प्रेशर को कम करते जाएंगे, क्योंकि आसमान में प्रेशर कम होता है, हम यदि इस प्रेशर को कम करते जाएंगे
then the required potential would decrease in order to observe the cathode rays. कैथोड रेस को ऑब्जर्व करने के लिए रिक्वायर्ड पोटेंशियल कम करा जा सकता है यदि हम इस प्रेशर को कम करते जाएं। मतलब हम गैस को जितना अधिक खींचेंगे, जितनी कम गैस इसके अंदर रखेंगे, उतना ही आसानी से हम कैथोड रेस ऑब्जर्व कर सकेंगे। So we should try to minimize the pressure in the tube. It also depends on the nature of gas filled in the tube. Gas filled in the tube. यदि हम रिएक्टिव गैसेस को ट्यूब के अंदर रखते हैं, then the required potential would be high. While if we keep inert gases in the tube, then the required potential would be low. यदि हम ऑक्सीजन और क्लोरीन जैसी रिएक्टिव गैस को ट्यूब के अंदर रखेंगे, then we would need high potential to observe the cathode rays. While if we keep helium, neon or argon type of gases which are inert, which are not reactive, with such type of gases we could observe cathode rays tube at less potential. And the fourth factor is the nature of cathode. Nature of cathode. कैथोड पर आप कौन सी प्लेट ले रहे हो? You are taking a copper plate or a zinc plate or a aluminium plate or a silver plate or a gold plate or a iron plate. आप किस मेटल की प्लेट ले रहे हो, इस बात पर भी पोटेंशियल डिपेंड करता है। यदि हम कोई ऐसे मेटल की प्लेट लें जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम है, हम आगे समझेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है। अभी तो मैं सिर्फ इतनी सी बात बोलता हूं, विथ डिफरेंट मेटल विल फाइंड डिफरेंट पोटेंशियल एट विच वी कुड ऑब्जर्व द कैथोड रेस इन द ट्यूब। जे थॉमसन ने ढेर सारे तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करे इसके साथ में, और सबसे पहले उसने यह कोशिश करी कि इन बातों को समझा जाए कि किस तरह से पोटेंशियल को कम करा जा सकता है। वजह क्या थी? वजह बस यही थी कि वो जानता था कि ये 10,000 वोल्ट बहुत ज्यादा है, किसी भी समय घटना दुर्घटना हो सकती है, कहीं पर भी कुछ मिस हैंडलिंग हो गया तो जान जा सकती है, जान जोखिम का काम है भाई 10,000 वोल्ट के साथ में काम करना। तो सबसे पहला चैलेंज है कि इस पोटेंशियल को कम करा जाए, इस पोटेंशियल को कम करने के तरीके समझे जाए, और उसने पोटेंशियल को कम करने के तरीके समझ लिए। उसने ये बात समझ लिया कि यदि मैं सेपरेशन कम करता हूं तो कम पोटेंशियल पर ऑब्जर्व कर सकता हूं। उसने यह समझ लिया कि यदि मैं इस ट्यूब के अंदर प्रेशर को कम करता जाऊंगा तब भी मैं कम वोल्ट पर ही कैथोड रेस ऑब्जर्व कर सकूंगा। उसने समझ लिया कि क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसी गैस नहीं रखना, हाइड्रोजन भी मत रखो, आप तो हीलियम गैस रखो। हीलियम गैस, नियॉन गैस रखने पर आप कम पोटेंशियल पर ही ऑब्जर्व कर लोगे। और उसने यह पाया कि एल्यूमिनियम जैसी प्लेट रखने पर काफी कम पोटेंशियल पर कैथोड रेस ऑब्जर्व हो सकती है। देन फाइनली ही मेंटेन्ड separation of 10 to 30 centimeters between the plate. He kept the pressure of 10 millimeters of mercury in the tube. He filled helium and neon gas in the tube, and he used aluminium plate. And maintaining all these conditions, Faraday could ultimately observe this cathode rays at the potential of 2000 वोल्ट। जो चीज फैराडे ने
सबसे पहली बार 10,000 वोल्ट पर ऑब्जर्व करी थी। जिन कैथोड रेस को फैराडे ने सबसे पहली बार 10,000 वोल्ट पर ऑब्जर्व करा था, उसी कैथोड रेस को ऑब्जर्व करने के लिए, उसी फिनोमेना को ऑब्जर्व करने के लिए एक्सपेरिमेंट कर करके फैराडे ने यह बात समझ ली कि इसी फिनोमेना को हम 2000 वोल्ट पर भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। और इन कंडीशंस के साथ में उसने ट्यूब के बीच में जो सेपरेशन वो रखता था 10 से 30 सेंटीमीटर, 10 to 30 सेंटीमीटर्स दोनों प्लेट के बीच में दूरी रखता था। और ट्यूब के अंदर जो प्रेशर रखता था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 760 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। उसने सक्शन पंप के द्वारा एयर को, गैस को खींच खींच कर प्रेशर को कम करता गया और कम करते करते वह 10 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी तक ले गया। और 10 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी प्रेशर रखते हुए, और कौन सी गैस, हीलियम और नियॉन गैस रखते हुए, और कैथोड की जगह एल्यूमिनियम प्लेट का इस्तेमाल करते हुए उसने इसी कैथोड रेस को 2000 वोल्ट पर ऑब्जर्व कर लिया। इधर मैं एक बात और बताना चाहूंगा, जो कैथोड रे ट्यूब हम जो इस्तेमाल करते हैं, जो कंप्यूटर मॉनिटर के अंदर होता है या जो सीआरटी टेलीविजन में होता है, वहां पर आज के समय हम इन्हीं कैथोड रेस को मुश्किल से 800 और 900 वोल्ट पर ऑब्टेन करते हैं। वहां पर ये जो सेपरेशन रखते हैं 10 to 12 सेंटीमीटर्स, 10 से 12 सेंटीमीटर की कैथोड रे ट्यूब होती है। दोनों प्लेट के बीच में दूरी 10 to 12 सेंटीमीटर, प्रेशर वहां पर 1 और 2 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी, ऑलमोस्ट इवैक्यूएट कर देते हैं। हीलियम गैस वहां पर रख दी जाती है, नियॉन गैस या आर्गन, वैसे जनरली आर्गन गैस ज्यादा रहती है वहां, और एल्यूमिनियम की प्लेट वहां पर रख दी जाती है, या फिर सिल्वर की प्लेट, सिल्वर और भी बेहतर हो जाता है। तो हम कहते हैं कैथोड रे ट्यूब में, कंप्यूटर मॉनिटर में, टेलीविजन में हम 800 to 900 वोल्ट पर ही यह कैथोड रेस ऑब्जर्व कर सकते हैं। एनीवे, इसी के साथ में कुछ बातें और भी जे थॉमसन ने कंक्लूड करी थी, जो इधर मैं सिर्फ अभी बोलूंगा, आगे जाकर लिखवाऊंगा भी उनको। द कैथोड रेस ऑफ दिस फिनोमेना इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ एनोड। एनोड के नेचर पर, एनोड के मेटल पर, एनोड के शेप, साइज और ज्योमेट्री पर यह फिनोमेना, यह रेस बिल्कुल भी निर्भर ही नहीं करती है। और करे भी क्यों, इधर से हमें जब समझ में आ गया कि यह रेस जब कैथोड प्लेट के द्वारा एमिटेड है और ये सिर्फ एनोड प्लेट की तरफ ट्रेवल कर रही है, एनोड प्लेट से जाकर टकरा रही है, तो एनोड के नेचर पर ये कभी डिपेंड नहीं करेगी। एनोड की जगह पर आप चाहे जो मेटल ले लीजिए, उसका चाहे जो शेप, साइज, ज्योमेट्री ले लीजिए, दिस आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनोड। इसका मतलब जे थॉमसन ने कंक्लूड करा कि इन रेस का, इस फिनोमेना का पॉजिटिव प्लेट से कोई लेना देना नहीं है, एनोड प्लेट से कोई लेना देना नहीं है। और जब एनोड प्लेट से कोई मतलब ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, तो उसके हिसाब से कोई नॉमेनक्लेचर भी नहीं होना चाहिए। इसका सब कुछ जो मतलब है वो सिर्फ कैथोड प्लेट से है, नेगेटिव प्लेट से। नेगेटिव प्लेट से रेस एमिट हो रही है, नेगेटिव पोटेंशियल पर डिपेंड कर रहा है, नेगेटिव प्लेट के मेटल पर डिपेंड कर रहा है, मतलब सारा इसका सरोकार नेगेटिव प्लेट से, इसीलिए उसने कैथोड रेस नाम दिया। इसीलिए इस ट्यूब को कैथोड रे ट्यूब कहा, इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट कहा। अब आगे यह समझना जरूरी है कि आखिर इन रेस में है क्या, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस रेस। इन रेस के नेचर को समझने के लिए जे थॉमसन ने एक और एक्सपेरिमेंट करा, वी कॉल इट पेडल व्हील एक्सपेरिमेंट। पहला एक्सपेरिमेंट हमने देखा क्रॉस एक्सपेरिमेंट, द शैडो ऑफ क्रॉस, क्रॉस का जो शैडो बनना, उसी से उन्होंने समझा कि कैथोड रेस है। अब अगला जो एक्सपेरिमेंट है उसको हम पेडल व्हील एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अब पेडल व्हील एक्सपेरिमेंट समझाने से पहले मैं मतलब समझाता हूं और क्या होता है वहां समझाता हूं। जैसे हमने बचपन में वह खेल खेला है, हम कागज की फिरकी बनाते हैं। एक कागज को पर्टिकुलर टाइप से हम मोड़ते हैं
और एक चक्री टाइप की बनाते हैं और उसको लेकर तेजी से दौड़ते हैं, और जब हम दौड़ते हैं तो घूमने लगती है। खास बात, यदि हम स्टेशनरी रहेंगे, कागज की जो फिरकी हम जो बनाते हैं, यदि हम बिल्कुल खड़े रहे तो कोई फिनोमेना नहीं होता, मगर जैसे ही उसको मूव करना है, तेजी से आगे बढ़ते हैं तो घूमने लगती है। जैसे हाइड्रो पावर स्टेशन होते हैं। हाइड्रो पावर स्टेशन का क्या लॉजिक है मैं बताता हूं कि कहीं पर भी यदि ऊंचाई से पानी गिर रहा है, फॉर एग्जाम्पल यह कोई हाइट क्लिफ है और इधर से पानी ऐसे गिर रहा है, तो ऊंचाई से गिरता हुआ पानी इस तरीके से गिरता है। इस तरीके से ऊंचाई से पानी गिर रहा है और ये गिरते हुए इस तरीके से बहता है। Now what we used to say, इधर जो ग्रेविटेशनल एनर्जी है वो वेस्ट हो रही है। जब पानी ऊंचाई पर है तो उसके पास ढेर सारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। गिरता हुआ यह पानी, इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के बाद यह जमीन से टकराते हैं, फिर वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, हीट एनर्जी या साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होती है, बहने लगता है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है, इस तरह का कहीं ऊंचाई पर झरना हो तो यदि आप ऊपर यदि नहाएंगे तो आपको पानी ठंडा लगेगा, और नीचे गिरने के बाद उसी पानी में इधर कहीं पर नहाएंगे तो पानी आपको गर्म लगेगा। बिल्कुल साफ वही कारण है कि इधर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में एनर्जी है, और वही एनर्जी नीचे गिरते हुए काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, गिरने के बाद वह हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुई, उससे पानी हल्का सा गर्म हो गया, टेम्परेचर में डिफरेंस आ गया। अब इधर हम कहते हैं एनर्जी पूरी तरह से वेस्ट जा रही है। जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वह पूरी तरह से वेस्ट जा रही है। इस व्यर्थ में जाती हुई एनर्जी को, वेस्ट जाती हुई एनर्जी को यूटिलाइज करा जा सकता है, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा जा सकता है। इधर एक हाइड्रो पावर प्लांट बनाया जा सकता है। अब हाइड्रो पावर प्लांट बनाने का क्या तरीका होता है? यदि मैं इस जगह पर एक इस तरह से कोई व्हील रख दूं, इफ आई माउंट अ पेडल व्हील लाइक दिस, इस तरीके से यदि मैं पेडल व्हील माउंट कर दूं, नाउ व्हाट वुड हैपन, इस पेडल व्हील के हाफ पोर्शन में पानी बिल्कुल भी टच भी नहीं कर रहा है, और यह हाफ पोर्शन में ऊपर से गिरता हुआ पानी इस हाफ पोर्शन को से टकरा रहा है। अब इससे क्या होगा? कैन यू इमेजिन? इससे होगा यह कि यह पेडल व्हील इस तरह से घूमने लगेगी। पेडल व्हील के इस तरह से घूमने से क्या हुआ? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, और वह काइनेटिक एनर्जी इस पेडल व्हील की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, और इधर आकर पानी के पास वह एनर्जी खत्म हो गई, और वो सारी एनर्जी इस पेडल व्हील में चली गई। और इस पेडल व्हील में जो एनर्जी गई उससे हम किसी इलेक्ट्रिकल कॉइल को रोटेट कर सकते हैं, उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज द बेसिक लॉजिक ऑफ हाइड्रो पावर स्टेशन। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं इस पेडल व्हील के बारे में बताना चाहता हूं। ये पेडल व्हील रोटेट कब होती है? ये पेडल व्हील रोटेट तब होती है जब फाइनाइट मोमेंटम के, फाइनाइट मास और फाइनाइट वेलोसिटी के साथ पानी इससे टकराता है। पानी के पास फाइनाइट मास है, पानी के पास फाइनाइट वेलोसिटी है। फाइनाइट मास फाइनाइट वेलोसिटी के होने से इस गिरते हुए पानी के पास फाइनाइट मोमेंटम है, और जब इस मोमेंटम के साथ पानी इससे टकरा रहा है, पेडल व्हील से टकरा रहा है, तो वह इस पेडल व्हील को घुमाता है।
pedal wheel, it rotates when particles or when a body having finite mass, finite velocity, finite momentum strikes with it. मैं एक दूसरा एक्सपेरिमेंट बताता हूं, जस्ट होल्ड ऑन।